Okay, once again, good evening to all of you, and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is video lecture series on metal cutting process, and this is lecture number 8. And in this lecture, I am going to discuss with you unconventional machining process. Correct. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh, and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam, correct? And I have mentored 5,000 plus students across the India, and my favorite subjects are strength of material manufacturing process, material science and machine design, correct? Now, first of all, as we know that Unacademy is the India's largest e-learning platform, and how we can get a part of this, तो simply करना क्या दोस्तों, you just write Unacademy learning app on your Google Play Store, करेक्ट है दोस्तों। और इससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐप मिल रहा है, यू कैन सी हियर दिस वन। इस ऐप को दोस्तों फटाफट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, करेक्ट। एंड प्रॉपर आफ्टर प्रॉपर इंस्टॉलेशन आपको करना है क्या है, इंस्टॉल करते ही जैसे आप यहाँ पे आपके सामने एक मैनेज गोल विंडो ओपन हो जाएगी, करेक्ट है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है दोस्तों, इनमें से आप गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट हियर वी हैव प्लस प्रोग्राम, करेक्ट। ये प्लस प्रोग्राम है, साथ में यहाँ पे एक आइकॉनिक बैच भी होगा दोस्तों। ये दोनों ही प्लान एग्जिस्ट करते हैं, इनमें से किसी भी एक प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। और इनको सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी को, करेक्ट है। नाउ if we talk about this plus program and iconic program, then you can see here plus program is a very basic plan। ये क्या है दोस्तों, this is very basic plan, and what you can get from this plan, then you can get India's best educator, करेक्ट। आपको दोस्तों यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, करेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्लस प्रोग्राम को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए या आइकॉनिक बैच को क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या मिला, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, करेक्ट है दोस्तों, जो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स रह चुके हैं और पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनके वास्ट एक्सपीरियंस को दोस्तों आप घर बैठे पा सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम, करेक्ट। समझ में आ गया दोस्तों, तो इसलिए इसे ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है दोस्तों, यहाँ पे एवरी डे लाइव क्लासेस होती है जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट हो सकते हो एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स, करेक्ट। और जो ये लेक्चर्स होते हैं दोस्तों, ईच एंड एवरी लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड लेक्चर, करेक्ट है। और आप अनलिमिटेड टाइम्स इनको एक्सेस कर सकते हो, इज इट क्लियर, इफ यू सब्सक्राइब दिस प्लस प्रोग्राम, करेक्ट। अगर सपोज कोई टॉपिक आपका छूट गया है या आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया, तो आप उसको रिपीटेडली देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, जो कि ऑफलाइन मोड में कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स कवर होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा, उनकी पीडीएफ इजीली अवेलेबल होगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल होंगे दोस्तों, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली एसेस कर सकते हो, इवेल्यूट कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं इस प्लस प्रोग्राम में, इसलिए प्लस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना चाहिए, करेक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं उन सब के लिए तो मस्ट एटलीस्ट वो प्लस प्रोग्राम ज्वाइन करके रखें। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट आइकॉनिक बैच, देन यू कैन सी हियर those students who are preparing for GATE and engineering, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की, करेक्ट है दोस्तों, उनको इस आइकॉनिक बैच को ज्वाइन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे वो सारी चीजें आपको दी जा रही है जो प्लस प्रोग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल थी, करेक्ट है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास पर्सनल कोच है, जो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, टॉप मोस्ट एजुकेटर, इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं वही आपके कोच होंगे। और समझो आपके कोच होंगे तो आपको कितना मोटिवेशन मिलेगा और कितना प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा, जिससे आप सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक कर सको अपनी रैंक को, करेक्ट है। किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सको, करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा दोस्तों, करेक्ट। जब भी आप टेस्ट में अपेयर होगे तो उसका कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है, करेक्ट है। एंड सिमिलरली स्टडी प्लानर इज ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को
कंप्लीट सिलेबस को दोस्तों यहाँ पे प्लान करके बताया जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, करेक्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है इंजीनियरिंग का, करेक्ट है, लेकिन आउट ऑफ दोस बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, करेक्ट है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर कम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है, तो सिलेबस को प्रॉपरली प्लान करके आपको बताया जाता है कि उस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा है आपको। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को इस आइकॉनिक बैच को ज्वाइन करना चाहिए। और जो स्टूडेंट सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एटलीस्ट वो प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, जिससे उनकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो सके, करेक्ट है। और आप स्टार्टिंग से ही अगर बेहतर पढ़ाई करोगे तो बाद में जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपेयर होगे, वहां पे आपको थोड़ा सा कम स्ट्रेस देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्लस प्रोग्राम एंड आइकॉनिक बैच के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ की फी है दोस्तों 30,250 रुपीज एंड 38,500 रुपीज फॉर 18 मंथ एंड 44,000 रुपीज फॉर 24 मंथ, करेक्ट है दोस्तों। ये फी स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फी स्ट्रक्चर विदाउट प्रोमो कोड। आप स्क्रीन में देख रहे हो MSS10, दिस इज माई प्रोमो कोड, करेक्ट है। तो इस प्रोमो कोड के बिना ये फी है, लेकिन अगर आप प्रोमो कोड अप्लाई करके ज्वाइन करते हो तो आपको दोस्त जो भी फीस है उसमें 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू कैन सी आफ्टर डिस्काउंट द फी विल बी लाइक दिस, करेक्ट है। तो दोस्तों जब आप सब्सक्रिप्शन लो तो इस प्रोमो कोड को MSS10, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना मत भूलना, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट आइकॉनिक बैच की बात करो दोस्तों, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल, 12 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ की फी है 45,000 एंड 24 मंथ की फी है 60,000। और देख सकते हो यहाँ पे विथ माई प्रोमो कोड द फी विल बी 40,500 फॉर 12 मंथ। इट मीन्स 4,500 रुपीज का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 6,000 रुपीज का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, करेक्ट है। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करो तो इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना मत भूलना दोस्तों, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मॉनेटरी बेनिफिट, करेक्ट है। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला है 16 दिसंबर से। इसमें दोस्तों अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन क्रिएट करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्विज के फॉर्म में, करेक्ट है। तो 16 दिसंबर से क्विज स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्विज, लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा दोस्तों। आपको एवरी क्वेश्चन के बाद आपने क्या आंसर पिक पिक किया, कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें पता चलेंगी, लाइव स्कोर पता चलेगा, लाइव रैंक पता चलेगी दोस्तों। और ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन हो रहा है, तो इससे रजिस्टर करना मत भूलना। और इसके बाद जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है दोस्तों, आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है बाय टॉप एजुकेटर, इज इट क्लियर। और ये सब तो साथ में आपको ये प्रिपरेशन के लिए हेल्प तो करेंगे, साथ में आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चांस है कि आप अगर फर्स्ट रैंक लेके आते हो तो आपको दोस्तों एप्पल मैकबुक एयर ये आपको प्राइस के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्साइटिंग प्राइस मनी ये प्राइस है यहाँ पे दोस्तों। एप्पल आईपैड मिल रहा है सेकंड प्राइस के लिए, एंड एप्पल एयरपॉड मिल रहा है थर्ड प्राइस के लिए, एंड जो टॉप 100 रैंकर्स होंगे उनके लिए अमेजन का 1,000 रुपीज का बाउचर दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं इस पर्टिकुलर अनअकैडमी कॉम्बैट में, करेक्ट है। तो इसे ज्वाइन करना मत भूलना। और यहाँ पे दोस्तों इसको ज्वाइन करने के लिए एक आपको कोड लगेगा, और यहाँ पे आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हो MSS10, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड सेशन। वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, करेक्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay, now in this here we have conventional process.
conventional metal cutting process, and here we have unconventional. करेक्ट, कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस एंड अनकन्वेंशनल। अब दोस्तों चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है क्या इसमें। नाउ लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट। In conventional metal cutting process, physical contact between tool and workpiece is necessary. Physical contact between tool and workpiece is required. करेक्ट। जबकि अनकन्वेंशनल प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, इट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। कैसे, चलिए देखते हैं। Suppose if we talk about AJM process, then in AJM process the metal cutting takes place due to striking of abrasive particles with the workpiece. करेक्ट, तो यहाँ एब्रेसिव पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की वजह से मेटल को हम रिमूव करते हैं, ये सर नो। करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, दिस इज कॉन्टेक्ट टाइप, ये सर नो। करेक्ट, तो ये कॉन्टेक्ट टाइप हुआ। बट इफ वी टॉक अबाउट ईडीएम प्रोसेस, then there is no need of physical contact between tool and workpiece, yes or no। यहाँ पे इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में गैप होगा और इन बिटवीन यहाँ पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पार्क वी कैन मेल्ट द मेटल, yes or no। तो दोस्तों याद रखना, इन केस ऑफ अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस, physical contact may be required or may not be required। is it clear? Okay, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, सिंस इन conventional metal cutting process physical contact between tool and workpiece is required, therefore tool material क्या होना चाहिए दोस्तों, tool material must be harder than work material। करेक्ट है दोस्तों, टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर देन वर्क मटेरियल, देन मेटल कटिंग टेक्स प्लेस। बट इन दिस केस अगेन may or may not be required। करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पे जरूरत हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर कॉन्टेक्ट टाइप है तो जरूरत है, अगर कॉन्टेक्ट टाइप नहीं है तो हमारे पास सॉफ्ट मेटल, सपोज ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था और ये हाई स्पीड स्टील है सपोज, तो हम ऐसे एक मेटल को कट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हार्ड मेटल, कट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सॉफ्ट मेटल, ये सानो। करेक्ट, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। थर्ड अगर डिफरेंस मैं बताऊं दोस्तों, तो इन दिस केस हियर वी कैन गेट, हाँ अगर मैं बात करूं, वेरी हार्ड सुपर एलॉयज इज वेरी डिफिकल्ट टू कट, वेरी हार्ड सुपर एलॉयज आर वेरी डिफिकल्ट टू कट। करेक्ट करेक्ट दोस्तों, कन्वेंशनल प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा हार्ड मेटल को कट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, जबकि इन दिस प्रोसेस इट कैन बी इजिली कट, यस और नो। इस यहाँ पे आप दोस्तों आसानी से कट कर सकते हो, यस और नो। करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत बड़े एडवांटेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ डिसएडवांटेज है एक दूसरे प्रोसेस के, जैसे इन दिस केस हियर वी गेट हायर एमआरआर रेट।
but in unconventional process the MRR rate is very low. Yes or no? As compared to conventional process. And similarly, if we talk about the specific energy consumption, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, तो दोस्तों आप यहाँ पे कह सकते हो here we need low, but in this case specific energy consumption, that is energy required, or simply we can say power divided by cutting power divided by MRR. Correct. And since you can see here the MRR is very low, therefore specific energy required is very high. Is that clear? Therefore, these conventional unconventional process are costly process. Yes or no? And these are cheaper process. Is that clear? This is the basic difference between unconventional and conventional machining process. Is that clear? And nowadays, as you know that very hard super alloys are made. Correct? ये बहुत ही हार्ड सुपर एलॉयज को दोस्तों ये बनाए जा रहे हैं, और इन हार्ड सुपर एलॉयज को कट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. करेक्ट है. जैसे क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड है, सीबीएन. करेक्ट. दिस इज सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ, और ये कौन सा है? मेन मेड केमिकल है. ये सानो मेन मेड मटेरियल है. तो इस मटेरियल को मशीन करना बहुत डिफिकल्ट होगा. ऐसा नो. तो सिमिलरली दिस मटेरियल, और भी बहुत सारे ऐसे मेटल है. करेक्ट है. जैसे निमोनिक अलॉयज है ना. ये सब ऐसे सुपर अलॉयज हैं जिनको कट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो इन सारे हार्ड एंड सुपर अलॉयज को हम इजिली कट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ अनकन्वेंशनल प्रोसेस. इसीलिए इन प्रोसेस को डेवलप किया गया. और एक और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोस्तों, इफ यू वांट टू मेक वेरी फाइन होल्स, जिगजैग कैविटी. करेक्ट. बहुत फाइन होल, मतलब आप समझो कि माइक्रो लेवल का अगर आपको होल ड्रिल करना हो या जिगजैग कैविटी कट करनी हो, तो ये कुछ भी कन्वेंशनल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है. इसे सिर्फ हम अनकन्वेंशनल प्रोसेस से ही बना सकते हैं. ठीक है दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रोसेस. ओके. तो फर्स्ट प्रोसेस इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस. एंड इसे शॉर्ट कहते हैं यूएसएम. Correct. Now you can see here ultrasonic machining process. In this process, here we have a transducer. Is it clear? सर सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पे फिगर बताऊंगा, फिर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस क्या है एंड हाउ मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस थ्रू दिस प्रोसेस. इज इट क्लियर? दिस इज कॉन्सेंट्रेटर. करेक्ट. And here we have a tool like this. और दोस्तों ये नेसेसरी नहीं कि टूल को कुछ तरीके से ही बेंड किया जाए. ये टूल कैसे भी हो सकता है. करेक्ट है. इसके बनाने के पीछे एक लॉजिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. यू कैन सी हियर, दिस इज आवर वर्क पीस.
Okay, let's say this is your workpiece, and this workpiece is put it inside the chamber. You can see here. This is the chamber where slurry material is filled. Is it clear? Correct? Now you can see here. Here we have a pump which can circulate slurry material. Hmm. Correct? Now you can see here. In this here we have a slurry which contains abrasive particles. Yes or no? Abrasive particles plus water. Yes or no? This is slurry. And now you can see here we have a transducer in which here we have primary and secondary coils like this. This is power source. Correct. Now you can see this is transducer. And what is the function of this transducer? To this transducer can convert electrical energy into mechanical energy. Yes or no? And this is called as horn, or simply we can say this is called as concentrator. Correct. And this is our tool. Is it clear? And this is our workpiece. Is it clear? And this is slurry and this is pump. Correct है दोस्तों? Now in this case, this tool can vibrate in this direction. Yes or no? Correct. And surrounding to this tool, here we have ultrasonic vibration. इसके surrounding में क्या है दोस्तों यहाँ पे? At this zone here we have ultrasonic vibration. And when we supply this abrasive material in the in this zone, then these particles are very accelerated. Yes or no? ये particles क्या होते हैं? इस ultrasonic vibration energy को absorb करके accelerate हो जाते हैं and they collide with the workpiece. Yes or no? यहाँ पे इनका collision होगा with the workpiece, and due to this collision brittle fracture takes place and finally metal removal takes place. Yes or no? Is it clear? So this is the mechanism through which we can remove the material. Yes or no? Or metal cutting can be performed. तो सिंपल से प्रिंसिपल है दोस्तों,
When we supply power through this power source, then this transducer can convert electrical energy into mechanical energy. Correct? And if we talk about the ultrasonic sound waves, if the frequency of the sound waves is greater than 20 kilohertz, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, तो इसे कहते हैं हम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. इज इट क्लियर? और इस ट्रांसड्यूसर से हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी. एंड विद हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेटर वी कैन कॉन्सेंट्रेट द होल अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन एट द टिप ऑफ द टूल. यस और नो? यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट कर देंगे, एंड एट दिस रीजन व्हेन वी सप्लाई द slurry material with the help of this pump, then the abrasive particles from the slurry can activated and they accelerated and moves towards the workpiece and they collide with the workpiece, and due to this collision brittle fracture takes place and hence material removal takes place. Is it clear? Now here we have some key point. First we talk about the tool. Then the tool material must be soft. क्या होना चाहिए दोस्तों? If we talk about tool material, then it must be soft material. कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट या डक्टाइल भी कह सकते हो, और बेसिकली इसे होना चाहिए था टफ मटेरियल. करेक्ट है? तो किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर सॉफ्ट मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल और टफ मटेरियल, all these terms are correct. The tool material must be soft or ductile or tough. But if we talk about workpiece material, then it must be very hard superalloys, very hard metal, very hard and brittle metal. Correct? Very hard and brittle होना चाहिए दोस्तों. Why? If this material is ductile, अगर वर्कपीस मटेरियल आपका सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, तो दोस्तों क्या होता है? तो जैसे आप इन एब्रेसिव पार्टिकल्स को इस सॉफ्ट मेटल के साथ कोलाइड करोगे, देन दिस सॉफ्ट मेटल्स कैन एब्जॉर्ब होल इंपैक्ट एनर्जी. क्या करेगा ये सॉफ्ट मेटल? जैसे ही आपका हार्ड मेटल सॉफ्ट मेटल से कोलाइड होगा, तो इमीडिएट सॉफ्ट सरफेस क्या होगी, उस हार्ड मेटल की काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड देन देयर इज नो ब्रिटल फ्रैक्चर. यहाँ पे ब्रिटल फ्रैक्चर नहीं मिलेगा, एंड फाइनली मटेरियल रिमूवल नहीं मिलेगा. ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे मैंने जो 2 पॉइंट लिखे हैं, दैट इज टूल मटेरियल के बारे में एंड वर्कपीस मटेरियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू ऑलवेज रिमेंबर इट. करेक्ट? टूल मटेरियल हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, इधर सॉफ्ट और डक्टाइल और टफ मटेरियल. करेक्ट? और वर्क मटेरियल वेरी हार्ड सुपर एलॉयज होना चाहिए, ब्रिटल मटेरियल होना चाहिए, जिससे इजीली मेटल को हम कट कर सकें. यस और नो? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया क्या? ये इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पावर सोर्स या पावर सप्लाई करो, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा, एंड एट द टूल टिप कंसंट्रेशन की हेल्प से यहाँ पे सारे एम्पलीट्यूड को हम कॉन्सेंट्रेट कर देंगे दोस्तों. यस और नो? और इस कॉन्सेंट्रेटेड अल्ट्रासोनिक वेव्स के रीजन में जैसे हम सैलरी मटेरियल को सप्लाई करेंगे, तो सैलरी मटेरियल के पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. Correct? They are accelerated and moving towards the workpiece, and these highly accelerated particles, when collide with very hard superalloy surface, then the brittle fracture takes place, and finally material removal takes place. Yes or no? Correct? तो ये कहानी थी इसकी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस की. नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ समरी लिखूंगा दोस्तों. सबसे पहले कि यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं. ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एब्रेसिव मटेरियल. तो एब्रेसिव मटेरियल की अगर हम दोस्तों बात करें, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इधर इट इज सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, करेक्ट,
और यहाँ पे हम दोस्तों यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और दोस्तों याद रखना एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कभी भी हम एल्यूमिनियम के एलॉयज की मशीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। डायमंड डस्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों एज ए एब्रेसिव पार्टिकल्स। करेक्ट। तो ये कुछ एब्रेसिव मटेरियल है दोस्तों जिनसे हम मेटल कटिंग करते हैं इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में। करेक्ट है। नेक्स्ट, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड। करेक्ट। सोर्स ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर MRR मटेरियल रिमूवल। करेक्ट। नेक्स्ट, मोड ऑफ मेटल रिमूवल। Mode of metal removal, and after that application। करेक्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनके बेसिस पे हम होल अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज में आ रही है। करेक्ट है। एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल, मेटल रिमूवल के लिए जो एनर्जी यूज में आ रही है दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। Correct. And if we talk about mode of metal removal, then here the mode of metal removal is nothing but this is aberration। इसकी वजह से aberration and brittle fracture। करेक्ट है दोस्तों, ये है यहाँ पे मोड ऑफ मेटल रिमूवल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन, तो सिंपल सा एप्लीकेशन है, इट इज यूज फॉर कटिंग ऑफ ग्लास। यही आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कटिंग ऑफ ग्लास। ग्लास को मेनली कट करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूज किया जाएगा, या फॉर कटिंग ऑफ वेरी हार्ड ब्रिटल एलॉयज, सॉरी वेरी हार्ड सुपर एलॉयज, ये सानो। करेक्ट है दोस्तों, इनको कट करने के लिए। और इसका अगर मैं एप्लीकेशन बोलूं तो डेंटल एप्लीकेशन में भी है। करेक्ट है दोस्तों, डेंटल एप्लीकेशन में भी इसे यूज किया जाता है। करेक्ट है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो इस ग्लास को मत भूलना दोस्तों, कभी जब भी कहीं आपको ग्लास मिल जाए और कहीं मैच द फॉलोइंग लिखना हो, तो ये हमेशा आप ग्लास से ही मैच कराओगे, ठीक है। यही की पॉइंट है, यही बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है। अब इसके कुछ रिमार्क्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करेक्ट है दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि इसका अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो सॉफ्ट मेटल कैन नॉट बी कट बाय दिस प्रोसेस। सॉफ्ट मेटल को दोस्तों आप इससे कट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे सॉफ्ट मेटल को आप सॉरी एब्रेसिव पार्टिकल को सॉफ्ट मेटल से कोलाइड करोगे तो वो वहीं जाके ट्रैप हो जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि डैम्पिंग वहां पे मिलेगी, उसको कुशनिंग इफेक्ट मिलेगा और वही वही कि वही सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो रिबाउंड बैक नहीं आएगा और साथ में अपने साथ मेटल को इरोड नहीं करेगा। करेक्ट है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका। और अगर मैं एडवांटेज की बात करूं यहाँ पे, तो इंसुलेटिंग एंड नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल बोथ कैन बी कट बाय दिस प्रोसेस। करेक्ट। नॉन कंडक्टिव मटेरियल, नॉन कंडक्टिव मटेरियल मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी इजिली कट, यस और नो, हम इसे इजिली कट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ इसके एडवांटेज है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता ही दिया प्रीवियस स्लाइड में कि आपको याद रखना है टूल मटेरियल के बारे में, दूसरा आपको याद रखना है वर्कपीस मटेरियल के बारे में, तीसरा आपसे पूछा है कि कॉन्सेंट्रेटर हॉर्न किस प्रोसेस में यूज किया जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस आर नो, करेक्ट है। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ मेटल रिमूवल, टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल, एप्लीकेशन, करेक्ट है। ये कुछ पॉइंट्स पूछे जाते थे। यहाँ जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे दोस्तों समझ जाना कि ये हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट यू शुड रिमेंबर, करेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम ग्राफ्स, कई बार ग्राफ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एमआरआर वर्सेस मटेरियल रिमूवल रेट वर्सेस फीड फोर्स, करेक्ट। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, यू कैन सी हियर, करेक्ट, लाइक दिस इज एक्चुअल, करेक्ट। मतलब क्या हो रहा है कि एज वी इंक्रीज द फीड फोर्स द एमआरआर विल बी इंक्रीजेस बट आफ्टर सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट है दोस्तों। और ये है आपका थ्योरेटिकल, theoretically क्या होना चाहिए, it is always increasing, is it clear? Now similarly if I draw a graph between MRR versus amplitude, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, MRR versus amplitude of the ultrasonic vibration, correct, amplitude versus MRR, then you can see here, here we can get this kind of relation, correct, and this shows the frequency, correct है, this is f3, this is f2 and this is f1, correct। as we increase the frequency, simply हम कह सकते हैं as we increase the frequency of the vibration then MRR will be increases, while as similarly if we talk about amplitude then as we increase the amplitude MRR is also increases, yes or no। तो चाहे frequency increase करो चाहे आप amplitude increase करो, in both the cases the MRR will be increases, is it clear? Similarly if I draw a graph but between again MRR versus grain size of the abrasive particles, then this graph can be obtained like this, correct। Then again you can see here as we increase the grain size up to a certain limit the MRR will be increases but after that it will decreases, but theoretically it is always increases, as we increase the size of grain particles the MRR will be increases, yes or no। तो कुछ ये दोस्तों ग्राफ है, कई बार इन ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये दोस्तों याद रखना, करेक्ट है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। Now another process that is abrasive jet machining process, is it clear, AJM process। This is another process
unconventional process, and in short it is named as AJM process, correct? Now if we talk about this AJM process, then you can see here we have a nozzle which is made up of ceramic material, correct? Like this is our nozzle. Correct, this is our nozzle. Now in this here we have a convergent divergent passage, a convergent divergent passage like this, and in this here we have a passage through which we can pass abrasive particles. Is it clear? Like this, correct है दोस्तों? And this is made up of ceramic material. Why it is made up of ceramic material? Because when the abrasive particles passes through this nozzle, then the nozzle itself eroded, yes or no? तो इस इरोजन को बचाने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम सिरेमिक मटेरियल यूज करते हैं, एंड वी नो दैट सिरेमिक मटेरियल इज वेरी हार्ड मटेरियल, yes or no? Or it is having very high wear resistance, therefore this abrasion is resisted by this particular ceramic material, correct? This is your nozzle, correct है दोस्तों? This is our nozzle, correct? Like this. Now in this here we have a workpiece. This is our workpiece. Now abrasive particles are passes through this particular passage, and through this passage we pass highly compressed air. यहां से हम क्या पास करेंगे दोस्तों? This is compressed air. Is it clear? And this compressed air is passes through this, and from this here we can pass abrasive particles. Correct? Abrasive particles like Al2O3. Abrasive particles दोस्तों हम यहाँ से पास करेंगे थ्रू दिस पैसेज. तो जैसे एब्रेसिव पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है? ड्यू टू दिस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पैसेज, द काइनेटिक एनर्जी, sorry, the pressure energy of this gas, compressed air gas, is converted into kinetic energy, and when these particles comes into this highly moving particles, इनके कांटेक्ट में जैसे ही एब्रेसिव पार्टिकल आएगा, it gets very high energy,
and with these high energy, these particles are moving, and at the end of the nozzle here where convergent passes, so that the whole pressure energy is converting into kinetic energy, and these highly accelerated particles are moving towards the workpiece and they collided with the workpiece, and due to this collision again here metal cutting takes place. Is it clear? करेक्ट। तो दोस्तों अगेन हम यहाँ पे क्या करें, सिंपल से हम क्या करें, हियर वी आर डूइंग बम्बार्डिंग ऑफ वेरी हाई हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स ऑन टू द वर्क पीस। बहुत हार्ड पार्टिकल्स को हम वर्क पीस के ऊपर बम्बार्ड करें, ये सानो कोलाइड करें। इज इट क्लियर? एंड ड्यू टू दिस कोलिजन द मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा है। इन केस ऑफ in case of ultrasonic machining process, इन केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस, एब्रेसिव पार्टिकल्स को हम एनर्जी दे रहे थे थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, और यहाँ पे हम किससे दे रहे हैं? थ्रू कंप्रेस्ड एयर। ये सारा, और जैसे ये कंप्रेस्ड एयर एब्रेसिव पार्टिकल्स के कांटेक्ट, या सॉरी एब्रेसिव पार्टिकल कंप्रेस्ड एयर के कांटेक्ट में आती है, तो ये कंप्रेस्ड एयर ऑलरेडी हाई स्पीड से मूव कर रही है टूवर्ड्स द नोजल, तो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स भी उसी के साथ एयर के साथ मूव करने लगते हैं दोस्तों। करेक्ट है। और बहुत हाई स्पीड से हम वर्कपीस में इसको कोलाइड कर देते हैं, एंड ड्यू टू दिस कोलिजन मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? करेक्ट। तो समझ में आ गया दोस्तों, दिस इज अ नोजल, इसे हम नोजल कहते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज मेड अप ऑफ सिरामिक। तो इसे याद रखना दोस्तों। और सिरामिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो सिरामिक होता है इट इज हैविंग वेरी हाई वियर रेजिस्टेंस। यस आर नो? करेक्ट। एंड दिस इज आवर वर्क पीस। इज इट क्लियर? और यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या होते हैं? इधर वी यूज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप जो गैप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज नोजल टिप डिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों? नोजल टिप डिस्टेंस, एनटीडी। गेट 2013 में से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर नोजल टिप डिस्टेंस वर्सेस एमआरआर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा दोस्तों? Here I am going to represent MRR, material removal rate, and here I am going to represent nozzle tip distance. Is it clear? तो अगर इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो दोस्तों as we increase the nozzle tip distance, the MRR rate will be increases, but after a certain limit it will again decreases. Yes or no? करेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नोजल टिप डिस्टेंस जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो हुआ क्या कि when the particles are moving from the nozzle, then they need some space so that they can accelerate it up to a maximum acceleration. Yes or no? उस एक्सीलरेशन के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए। अगर उससे आपने कम डिस्टेंस प्रोवाइड किया तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा, कंप्लीट हाई मैक्सिमम स्पीड पे पार्टिकल पहुंच नहीं पाएगा, तो कम स्पीड से जब टकराएगा तो ऑब्वियसली उसके मटेरियल रिमूवल रेट भी कम हो जाएगा। वहीं पे एक आपने ऑप्टिमम डिस्टेंस तक रखा है तो सारी प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी उस पर्टिकुलर ऑप्टिमम डिस्टेंस में, और जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अटेन कर चुका होगा दोस्तों। और उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम इसको टकराएंगे वर्कपीस के साथ, ठीक है, तो फिर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मटेरियल रिमूवल मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन एक लिमिट से जैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एयर ड्रैग फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर ड्रैग, because of that air drag, again the velocity of the particles will be decreases, and when we collide the abrasive particles with the workpiece at lower speed, then again we get lower metal removal rate. Yes or no? तो इसका आंसर क्या होगा कि with the increase of nozzle tip distance, the MRR will be initially MRR will be increases, but after certain limit it will decreases. Yes or no? पहले इंक्रीज होगा फिर कुछ लिमिट के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट है दोस्तों। तो ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में हमने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताया। नाउ अगेन इफ यू टॉक अबाउट द मोड ऑफ मेटल रिमूवल, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं, मोड ऑफ मेटल रिमूवल। मोड ऑफ मेटल रिमूवल की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? शॉर्ट में लिखता हूं मोड ऑफ मेटल रिमूवल। तो अगेन द रीजन इज एब्रेशन।
करेक्ट, एब्रेशन की वजह से मेटल रिमूव होगा, करेक्ट है। और अगर मैं सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ही है, यस आर नो, प्रेशर एनर्जी यूज कर रहे हैं। एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल की अगर हम बात करें, तो यहाँ ये मैकेनिकल एनर्जी है यहाँ भी, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे मेटल रिमूवल हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन हो रहा है। अब कोलिजन का मतलब क्या, एब्रेसिव पार्टिकल्स कैसे कोलाइड हो रहे हैं विद हाई एक्सिलरेटेड पार्टिकल, मींस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम फॉर मेटल रिमूवल, करेक्ट है। तो आप सिंपली कह सकते हो प्रेशर एनर्जी यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एज ए टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल, यस आर नो, करेक्ट। और मोड ऑफ मेटल रिमूवल क्या है, एब्रेशन, इज इट क्लियर, एब्रेशन और ब्रिटल फ्रैक्चर, इज इट क्लियर। अब अगर मैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करूं दोस्तों, तो इसके एप्लीकेशन की चलो बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा दोस्तों। तो मेनली इस प्रोसेस को यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग ऑफ डाइज, करेक्ट है। क्लीनिंग ऑफ डाइज मीन्स जैसे वायर ड्राइंग डाइज है, एक्सट्रूजन डाइज है, तो इन डाइज के कॉर्नर में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए दोस्तों हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। इसे और हम यूज कर सकते हैं फॉर डेबरिंग, करेक्ट। और दोस्तों एक और मैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता दूं, क्लैडिंग पर्पस से भी आप इसे यूज कर सकते हो, करेक्ट है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है, डेबरिंग, क्लीनिंग, क्लैडिंग, ये सार नो, इवन ड्रिलिंग, करेक्ट। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन है। नाउ दिस प्रोसेस हैज सम लिमिटेशन आल्सो, ये सार नो। अगर मैं इसके लिमिटेशन की बात करूं दोस्तों, तो इसके लिमिटेशन क्या हो सकते हैं। तो पहला लिमिटेशन, हर प्रोसेस का यही लिमिटेशन है, दैट इज एमआरआर, लो एमआरआर, करेक्ट है। एंड पुअर सरफेस फिनिश, इससे जो सरफेस फिनिश मिलने वाली है दोस्तों, इससे आपको सरफेस फिनिश पुअर मिलने वाली है एज कंपेयर टू ऑल अदर अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस, इज इट क्लियर, करेक्ट। ये इसके कुछ लिमिटेशन है। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो इसका एडवांटेज यही है कि दोस्तों ये इजीली ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है, इजी टू ऑपरेट। और क्या एडवांटेज हो सकता है दोस्तों, लो कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट, सॉरी, मशीन की कॉस्ट कम होती है दोस्तों। एंड पावर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो लो, कटिंग पावर रिक्वायर्ड इज लो, correct. And similarly we can say the heat generation is also very low, very low heat generation। तो ये कुछ इसके एडवांटेज है, करेक्ट है दोस्तों। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समरी बताई कि व्हाट इज एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस एंड हाउ मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगेन आप इसे याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते ही, शॉर्ट में मैं आपको पूरी कहानी नहीं लिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको कन्वेंशनल एग्जाम में लिखना है तो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर मेंशन करना, करेक्ट है। तो इतना पॉइंट इनफ होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, ईडीएम प्रोसेस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, करेक्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, तो देखो इसका सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं दोस्तों, यू कैन सी हियर, this is this is a chamber in which here we have a bed,
correct? And in this here I am going to put a workpiece. Correct, this is our workpiece. And now this is our tool. Correct. Correct, like this. And this chamber is completely filled with dielectric fluid. This is dielectric fluid. And the workpiece is completely surrounded by the dielectric fluid. Yes or no? Correct. This is our workpiece which is surrounded by completely inside the dielectric fluid. Correct. Now you can see here it is connected with power source. Is it clear? Here we have a power source through which we can supply power, and one end is connected with the workpiece and another one is connected with the tool. Yes or no? Correct. And here we have, this is negative terminal and here we have positive terminal. Correct. And similarly along with this, here we have a feed mechanism. This is feed mechanism, and this is our tool. Correct. And this is dielectric fluid. Correct है दोस्तों? And this is power source, and this is head of the EDM process. करेक्ट. तो दोस्तों होता है क्या है यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो दिस द प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज वेरी सिंपल. ये वेल्डिंग जैसे प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है. व्हेन वी सप्लाई करंट फ्रॉम दिस पावर सोर्स, देन एट दिस जोन, एट द टूल एंड वर्क पीस, जहां पे नियरेस्ट स्पेस होगा वहां पे स्पार्क जनरेट होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पार्क, and as we know that in this spark here we have very high heat. करेक्ट. तो इस स्पार्क की हीट से मेटल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मेल्ट होगा. एंड दिस मेल्टेड मेटल इज कैरीड बाय दिस सर्कुलेटेड, हाईली सर्कुलेटेड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड. इस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को दोस्तों हम कंटिन्यूस सर्कुलेट करते हैं. करेक्ट है. तो ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड क्या करेगा कि इस कॉन्टेक्ट जोन में जो भी मेटल मेल्ट होगा उसको ये इजिली बाहर निकालता रहेगा. इज इट क्लियर दोस्तों? And this one is nothing but this one is called as workpiece. करेक्ट. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं हम ईडीएम प्रोसेस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस. करेक्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और सोर्स ऑफ एनर्जी, तो चलिए पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं. तो इसका आंसर होगा तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी.
करेक्ट है दोस्तों। टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल, यहाँ पे दोस्तों होगा थर्मल एनर्जी। हम कर क्या रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टूल, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन प्रोड्यूस स्पार्क और इलेक्ट्रिकल आर्क। यहाँ पे हम आर्क प्रोड्यूस करेंगे, एंड थ्रू दिस आर्क very high heat is generated, and this high heat is used for metal removal or metal cutting. Is that clear? तो बेसिक सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि इन दिस प्रोसेस द मेटल कटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू melting of the material when we supply very high heat. Is that clear? Now if we talk about mode of metal removal, then simply we can say melting and evaporation. किसकी वजह से होगा दोस्तों, melting and evaporation. Through this melting and evaporation we can remove the material. Yes or no? This is the basic mode of metal removal in this particular EDM process. Is it clear? Now if we talk about this dielectric fluid, अब डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज में आ सकते हैं। नाउ यू कैन सी here we have many dielectric fluids which can be used for metal removal. Is it clear? और वो कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, वो हो सकते हैं दैट इज लाइक ट्रांसफार्मर ऑयल, करेक्ट है, केरोसिन ऑयल, करेक्ट दोस्तों, केरोसिन ऑयल, पैराफिन ऑयल, लाइट हाइड्रोकार्बन्स, लाइट हाइड्रोकार्बन्स, करेक्ट है। ये सारे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कहलाते हैं दोस्तों, और इनको हम यूज करते हैं फॉर मेटल रिमूवल इन दिस पर्टिकुलर ईडीएम प्रोसेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड करता है क्या, इसका फंक्शन क्या है। इसका जो मेन फंक्शन है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज टू कैरी अवे द चिप्स फॉर्म ड्यू टू मेल्टिंग। यस और नो? तो इसका पहला फंक्शन है कि जो भी चिप्स फॉर्म हो रहे, जो भी मेटल मेल्ट हो रहा है, उस मेटल को बाहर निकालना। यस और नो? करेक्ट। तो इट एक्ट एज ए व्हीकल टू कैरी अवे द चिप्स फ्रॉम द मेल्टेड जोन। यस और नो? करेक्ट है। एंड दूसरा इसका फंक्शन है, इट प्रमोट्स मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल रेट को प्रमोट करता है, ठीक है दोस्तों। मेटल को रिमूव करने के लिए, मेटल कटिंग के लिए ये प्रमोट करता है। इज इट क्लियर? एंड साथ में टूल वियर को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि होता क्या है कि व्हेन वी प्रोड्यूस स्पार्क, देन ड्यू टू दिस स्पार्क जो मेल्टेड मटेरियल है, मे भी हो सकता है कि दैट मेल्टेड मटेरियल कैन बी डिपॉजिटेड ओवर द टूल सरफेस। यस और नो? और अगर टूल सरफेस पे डिपॉजिट हो गया तो करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो दोस्तों डिफरेंट मेल्टिंग होगा डिफरेंट जोन में। एंड इवन हो सकता है कि जहां पे आपके रिक्वायर्ड ना हो वहां पे भी मेटल मेल्ट हो जाए। यस और नो? तो इसका जो मेन फंक्शन है चिप्स को बाहर निकालना, जिससे ऐसे मेटल कहीं पे डिपॉजिट ना हो पाए। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट टूल वियर। यस और नो? टूल वियर को प्रिवेंट करता है। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस टूल मटेरियल की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड समझ में आ गया दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का फंक्शन क्या है, डाइलेक्ट्रिक का जो प्राइमरी फंक्शन है, इट एक्ट एज ए व्हीकल टू कैरी अवे द चिप्स फॉर्म ड्यूरिंग मेल्टिंग। दूसरा फंक्शन है कि ये एमआरआर को प्रमोट करता है, और तीसरा टूल वियर को प्रिवेंट करता है। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट टूल मटेरियल,
देन हियर वी यूज, कौन सा मेटल यूज करेंगे, एन एलॉय ऑफ कॉपर, यस नो, यहाँ पे हमारे पास कॉपर का एलॉय होगा, और और कई बार क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें हाई मेल्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर वाले टूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो दोस्तों हम कॉपर एंड जिरकोनियम को यूज कर लेते हैं ऐसे टूल, यस आर नो, करेक्ट है। तो बेसिकली जो भी टूल यूज होंगे दैट टूल्स आर मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर, इज इट क्लियर। अब अगर मैं इस प्रोसेस के बारे में थोड़े से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूं दोस्तों, एंड एप्लीकेशन की, करेक्ट है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूं, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है, या मैं पहले देख लेता हूँ। यस, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले एप्लीकेशन की, कहाँ पे ये प्रोसेस यूज में आता है। तो दोस्तों याद रखना, जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस प्रोसेस का है कि सपोज इफ यू वांट टू मेक अ जिगजैग कैविटी लाइक दिस, इस तरह की कैविटी बनाना हो, या फिर आपको कहीं ब्लाइंड होल बनाना हो लाइक दिस, करेक्ट है, ऐसे ब्लाइंड होल बनाना हो, तो ये सब सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से पॉसिबल है, ईडीएम प्रोसेस से, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज जिगजैग कैविटी। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ऐसी कैविटी आप किसी भी कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस से नहीं बना सकते। एंड सिमिलरली सपोज इफ यू वांट टू मेक अ ब्लाइंड कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज blind cavity, then this blind cavity can be formed by using this particular EDM process. This is one of the biggest advantage of this, biggest application or biggest advantage of this particular process. नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम दोस्तों बात करें तो इसे यूज किया जाता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में, करेक्ट है, और इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा यूज है दोस्तों, इवन सैंपल जो रिसर्च मेट्रोलॉजी में रिसर्च करते हैं, तो सैंपल्स को कट करने के लिए भी इस प्रोसेस को यूज किया जाता है, करेक्ट है। इससे हम डाइज बना सकते हैं दोस्तों, वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन डाइज, करेक्ट, वायर ड्राइंग और एक्सट्रूजन की डाइज को हम दोस्तों बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, करेक्ट है। इसे यूज किया जाता है फॉर ड्रिलिंग ऑफ होल्स इन नोजल, नोजल में दोस्तों होल को ड्रिल करने के लिए भी इस प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक application of this particular process. Now if we talk about some limitations, तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन दोस्तों क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कैन नॉट बी कट बाय दिस प्रोसेस, insulating material cannot be machined by the EDM process, करेक्ट। क्यों नहीं मशीनिंग कर सकते, इसका जो सबसे मेन रीजन है दोस्तों कि इन ईडीएम प्रोसेस द मेटल कटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द आर्क, यस और नो, और आर्क बन सकती है दो कंडक्टिव मटेरियल के बीच में। तो वर्क पीस मटेरियल को हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस वर्क पीस मटेरियल मस्ट बी कंडक्टर, करेक्ट है। दिस वर्क पीस मटेरियल मस्ट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, तो उसी को हम इजिली मशीन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस ईडीएम प्रोसेस, इज इट क्लियर। Insulating materials cannot be cut by this process. This is the biggest disadvantage of this particular process. Is it clear? Next, high specific energy is required. Correct? High specific
एनर्जी इज रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी दोस्तों। थर्ड अगर मैं बात करूं तो टूल वियर लिमिट्स द एक्यूरेसी। करेक्ट, टूल वियर क्यों हो रहा है दोस्तों? जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में क्या हो रहा है, सपोज दिस इज योर टूल एंड दिस इज योर वर्क पीस, एग्जैक्टली, और यहाँ पे हो रहा है स्पार्क। तो जो यहाँ पे मेनली मेटल कट हो रहा है ड्यू टू स्पार्क हो रहा है। तो इस जब यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो इस स्पार्क से लिटिल बिट अमाउंट तो टूल भी तो मेल्ट होता चला जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस मेल्टिंग की वजह से, टूल मेल्टिंग की वजह से टूल की एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाती है, टूल वियर आउट हो जाता है, और इसकी वजह से जो सरफेस प्रोड्यूस होने वाला होता है वो भी इनएक्यूरेट प्रोड्यूस होने लगता है। तो दिस टूल वियर लिमिट्स द एक्यूरेसी ऑफ दिस प्रोसेस। इज इट क्लियर? दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। And similarly, through this process, it is very difficult to cut at a corner section. करेक्ट, मतलब कैसे कि सपोज ये आप हमारे पास वर्क पीस है और आपको सपोज ऐसा है, आपको डाई एसी बनानी थी सपोज, करेक्ट है? तो ऐसे कॉर्नर्स में इसको कट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे शार्प कॉर्नर्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू, करेक्ट है? तो दोस्तों ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। और ये गेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स न्यूमेरिकल यहीं से पूछे जाते हैं। अगर अनकन्वेंशनल से क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक से आएगा और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो ये प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस। और इसे शॉर्ट में हम कहते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज ECM, करेक्ट? अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये वेल नोन प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है उसके जैसे ही है। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या था कि एक मटेरियल से आयंस निकल के दूसरे मटेरियल में डिपॉजिट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें दोस्तों कि यहाँ पे डिपॉजिट होने से पहले ही उसको हम रिमूव कर देते हैं। इज इट क्लियर? बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। इज इट क्लियर? तो देखो कैसे, सपोज दिस इज अवर टूल, क्या है ये? दिस इज अवर टूल एंड सिमिलरली दिस इज अवर वर्क पीस। और दोस्तों एक बात याद रखना कि जैसा भी आपको शेप प्रोड्यूस करना है, सेम वैसा ही शेप का टूल यहाँ पे यूज होगा, करेक्ट है? तो इसे हम फॉर्म कटिंग भी कह सकते हैं, या जो कटिंग है इसे हम फॉर्म कटिंग कह सकते हैं, करेक्ट है? दिस इज अवर टूल एंड दिस इज अवर वर्क पीस। इज इट क्लियर? करेक्ट। और इन बिटवीन वर्क पीस एंड टूल यहाँ पे फ्लडेड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लो हो रहा है, करेक्ट है दोस्तों? वेरी लार्ज क्वांटिटी में कॉन्टिन्यूस वेरी हाई स्पीड से फ्लो होगा, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो याद रखना दोस्तों, पिछली जो प्रोसेस हमने देखा था, पिछली पिछली जो प्रोसेस हमने देखा था वहां पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज हुआ था, जबकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों? करेक्ट। तो हुआ क्या दोस्तों कि फॉर मेटल रिमूवल, सॉरी, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड विथ पावर सोर्स, वर्क पीस और टूल दोनों को हम पावर सोर्स से कनेक्ट करते हैं। और अगेन आप यहाँ पे कह सकते हो कि सिंस बोथ आर कनेक्टेड विथ पावर सोर्स, इट मीन्स दिस प्रोसेस अगेन इट इज कैपेबल फॉर मेटल रिमूवल ऑफ कंडक्टिव मटेरियल ओनली, यस और नो? तो टूल को यहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कैथोड बनाएंगे, और वर्क पीस को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एनोड बनाएंगे, ठीक है दोस्तों? नाउ when we move this tool towards the workpiece, then you can see here with respect to this gap, the current density is different at different zone, yes or no?
Therefore, electrolysis process is also different at a different zone. Yes or no? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो क्या कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्राइड्स के फॉर्म में रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों. इज इट क्लियर? तो याद रखना है यहाँ पे जो मेटल्स रिमूव हो रहा है ड्यू टू आयन डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट. आयन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पे मेटल रिमूव होता है जो मेटल कट होता है. यस और नो? करेक्ट. This is our tool, and now this is your workpiece. And in between here we have again, this is electrolytic fluid. Yes or no? Now as we move the tool in towards the workpiece, then due to the current density difference, electrolysis process takes place, and this electrolysis process is intensified where the gap is very low. Yes or no? जहाँ पे गैप बहुत कम है वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, और जहाँ पे गैप ज्यादा है वहां पे करंट डेंसिटी कम होगी, इसी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी स्लो होगा दोस्तों. तो जैसे जैसे हम इसके वर्क पीस के नजदीक लेके आएंगे टूल को, करेक्ट है, तो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहां से मटेरियल रिमूवल स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे वैसे ही सेम इंप्रेशन बन जाएगा जो टूल का इंप्रेशन होगा. एस आर नो? करेक्ट है. सेम इंप्रेशन टूल का यहाँ पे बन जाएगा. करेक्ट है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. तो याद रखना, इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वी यूज फॉर्म कटर, फॉर्म टूल भी कह सकते हो. मतलब जिस शेप का आपको यहाँ पे, जैसा शेप का आपका ऑब्जेक्ट चाहिए वैसे ही शेप का आपको यहाँ पे टूल यूज करना पड़ेगा. ठीक है दोस्तों. तो यहाँ पे बहुत बड़ी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, उसके थ्रू यहाँ पे हाइड्राइड्स के फॉर्म में मेटल रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन कौन से यहाँ पे यूज होते हैं दोस्तों? तो वो है HCl. कर HCl यूज होता है, NaCl भी यूज होता है दोस्तों विथ वाटर. करेक्ट. एंड सिमिलरली H2SO4, करेक्ट, विथ वाटर अगेन. करेक्ट. HNO3 भी यूज होता है दोस्तों. करेक्ट. तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है. करेक्ट. एल्कलाइन सॉल्यूशंस, ये दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर यूज फॉर मेटल रिमूवल. इज इट क्लियर? करेक्ट. अब यहाँ पे दोस्तों मैं मेटल, यहाँ पे मैं कोई इक्वेशंस लिखने वाला नहीं हूँ. करेक्ट. मैं आपको सिंपल से बता दूं कि मेटल रिमूवल रेट जो है वो क्या होता है और कैसे हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों फेरेडेस ने बताया. करेक्ट है. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल. द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल टेल्स बाय द फेराडेज. करेक्ट. इसे हम फेराडेज लॉ भी कहते हैं. और फेराडे ने क्या कहा था कि जो मास फ्लो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. करेक्ट है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EI, where E is a equivalent atomic weight. E को क्या कहेंगे दोस्तों हम? Is called as equivalent atomic weight. इज इट क्लियर? और जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे रूल्स ये आ जाता है EI डिवाइडेड बाई F, एंड वेयर वन F इज अ फेराडेज कांस्टेंट. यहाँ से जो F आया दोस्तों, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज फेराडेज कांस्टेंट. करेक्ट. नाउ if we divide this mass flow rate with density, then here we can get this relation. M dot divided by rho, this is nothing but this is volume flow rate, and this is represented by Q dot. So simply Q dot is nothing but this is written as EI upon rho F. And here you can see here E is nothing but this is called as A by Z. करेक्ट. A by Z के रेशो को हम E कहते हैं दोस्तों, जिसे कहते हैं हम इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट. इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट कहा जाता है E को. करेक्ट है. एंड हियर A इज एटॉमिक वेट
atomic weight of the substance, and J is a valency. करेक्ट, जेड इज अ वैलेंसी. इज इट क्लियर? तो यहां से फाइनल रिलेशन क्या मिल गया दोस्तों? क्यू डॉट इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज ए आई अपॉन रो एफ जेड, या सिंपली लिख सकते हो ई आई अपॉन रो एफ. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजिली कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूवल इन केस ऑफ दिस ECM प्रोसेस. करेक्ट है? और इस फॉर्मूला से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियसली. ठीक है? तो ये कब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन वी हैव प्योर मेटल. बट समटाइम्स व्हेन वी हैव एलॉयज, तो एलॉयज के केस में हम इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. तो दोस्तों Q डॉट, फिर वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट इंटू आई अपॉन rho f. With the help of this formula, we can easily calculate Q dot for alloys. करेक्ट? एलॉयस का हम वॉल्यूम फ्लो रेट इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो E इक्विवेलेंट है क्या दोस्तों? तो दिस E इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट. एटॉमिक वेट. अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? तो नाउ यू कैन सी हियर, सपोज इफ वी कंसीडर 100% divided by E equivalent, then this is can be written as, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? सपोज, या चलो पहले मैं टेबल बता देता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ. सपोज हियर वी हैव सम composition like this. Suppose here we have binary alloys. करेक्ट है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ एलॉयज और नेम ऑफ मेटल. करेक्ट है? तो सपोज यहाँ पे P मेटल है, दूसरा कोई मेटल Q है. ठीक है? अब जो इन दोनों मेटल से मिलकर एलॉय फॉर्म हुआ है, उसमें परसेंटेज इनका डिफरेंट होगा. तो मास फ्रैक्शन अगर मैं यहाँ पे देखूं, करेक्ट है, परसेंटेज ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सपोज हियर वी हैव P इज X%, Q इज 100 माइनस X%, ऐसा कुछ हो सकता है. या कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो ना, X%, या दोस्तों ऐसे में लिख देता हूं, सपोज दिस इज X1, दिस इज X2. करेक्ट? और यहाँ भी और भी एलोइंग एलिमेंट हो सकते हैं. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बाइनरी एलॉय हो, और भी बहुत सारे एलोइंग एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे P Q R एंड सो ऑन. ऐसे कई सारे एलोइंग एलिमेंट्स हो सकते हैं. एंड इनके रिस्पेक्ट में इनका मास फ्रैक्शन, सॉरी, इनका परसेंटेज कितना होगा? X1 X2 X3 एंड सो ऑन. yes or no? Similarly, if we talk about atomic weight, तो हर एक एलिमेंट का कुछ एटॉमिक वेट होगा, एंड इट कैन बी रिटन एज A1 A2 A3 एंड सो ऑन. जो भी एलिमेंट्स है उनके करस्पॉन्डिंग उनका एटॉमिक वेट. एंड नेक्स्ट जो होगा दोस्तों, दैट इज वैलेंसी. तो हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल वैलेंसी होगी. सपोज दिस इज Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3 एंड सो ऑन. करेक्ट? तो ये इसकी वैलेंसी हो गई. तो ये डेटा वो है दोस्तों जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहते हैं. समटाइम्स ये परसेंटेज नहीं दिया रहता, तो हमें ये परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है. जनरली ये सारे डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं. तो जैसे ही क्वेश्चन में ये डेटा गिवन है, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट. तो हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो? और ये इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट होगा क्या? A/Z. करेक्ट है? तो E1 क्या हो जाएगा? सिंपल सा, E1 इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू A1/Z1. एंड सिमिलरली E2 एंड सिमिलरली E3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो? जैसे ही ये पता चल गया, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि सपोज यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है. करेक्ट है? तो ये टोटल फ्रैक्शन कितना होगा? टोटल फ्रैक्शन 100% होगा कि नहीं? परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे तो 100%, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो 1. यस और नो? तो सपोज आप परसेंटेज के फॉर्म में डायरेक्ट लिख दो, तो यह 100 होगा डिवाइडेड बाई E इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू X1% डिवाइडेड बाई E1 प्लस X2% डिवाइडेड बाई E2 प्लस X3% डिवाइडेड बाई E3 प्लस एंड सो ऑन. ये हमारे पास एक रिलेशन है, एंड विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन
we can easily calculate equivalent atomic weight. ये सार नो दोस्तों, यहां से आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हो. एंड एज यू फाउंड दिस इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट, then this MRR, that is Q dot, can be written as E equivalent into I divided by density into F. और यहाँ पे जो density है, this is actually density of alloys है. Yes or no? So with the help of this we can easily calculate the volume flow rate and its unit is millimeter cube per second. Yes or no? तो दोस्तों with the help of this formula we can easily calculate the metal removal rate. तो चलिए एक क्वेश्चन करता हूं मैं यहाँ पे. आईएससी बैंगलोर ने एक क्वेश्चन पूछा था. यू कैन सी हियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, आप इसे ट्राई करो. ड्यूरिंग ECM ऑफ बाइनरी एलॉय, whose density is 6000 kg per meter cube of iron whose atomic weight is 56 and valency is Z is equal to 2. Correct? And metal P whose atomic weight is 24 and valency is 4. Correct? Faraday's constant is nothing but this is equal to 96500. Correct? Volumetric material removal rate of the alloy is 50 millimeter cube per second at a current of I is equal to 2000 ampere. Correct? Find the percentage of metal P in the alloy. करेक्ट है दोस्तों. तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. ये गेट 2008 का क्वेश्चन है. आईएससी बैंगलोर ने ये पेपर बनाया था. ठीक है दोस्तों. तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे. करेक्ट है. तो सबसे पहले आप जो भी डेटा गिवन उनको लिख लो. तो सबसे पहले आपको पता है जो डेंसिटी है ये ऑलरेडी दिया हुआ है 6000 kg पर मीटर क्यूब. करेक्ट है. नेक्स्ट आयरन का एटॉमिक वेट जो दिया हुआ है दिस, और इसे मैं ग्राम पर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं दोस्तों. कैसे? इसमें मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 टू दी पावर 9 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब. तो जिसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों, तो अभी से सॉल्व करके देख लो क्या आएगा. ये 30 इधर है, 30 इधर है, तो इधर से 30 कैंसिल हो जाएंगे. तो सिंपल से क्या बचा, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब. ये सर नो, ये डेंसिटी है. नेक्स्ट यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ आयरन गिवन है, दैट इज A1. आयरन को मैं 1 कह देता हूँ और फास्फोरस को 2. तो चलो मैं इसकी टेबल ही बना देता हूँ, सबसे बेस्ट होगा. यहाँ पे सिर्फ बाइनरी एलॉयज है दोस्तों, यू कैन सी हियर. करेक्ट है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज आयरन एंड दिस इज P. एंड नाउ अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो सिंपल से क्या हो सकता है, इफ P इज हैविंग X%, देन तो आयरन क्या होगा 100 माइनस X. यस आर नो. और मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि P का परसेंटेज बताओ. करेक्ट है. तो X की वैल्यू जो मैं निकालूंगा वही आंसर होगा. नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात करूं तो आयरन का एटॉमिक वेट दिया हुआ 56 ग्राम पर मोल एंड P मेटल का जो एटॉमिक वेट है 24 ग्राम पर मोल गिवन है.
अगर मैं इनकी वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी आयरन की 2 दी हुई है और पी की 4 दी हुई है। करेक्ट। इससे मैं अगर ई कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा दोस्तों, 56/2 दैट इज 28 एंड 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 6। तो हमें ये रिजल्ट डेटा मिलेगा क्या दोस्तों। नाउ अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें, हाँ एक और डेटा यहाँ पे गिवन है दैट इज वॉल्यूम फ्लो रेट। दिस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 50 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि Q डॉट इज नथिंग बट दिस इज E इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ I डिवाइडेड बाय रो F। करेक्ट है। तो दोस्तों यहां से आप E इक्विवेलेंट पता कर सकते हो एंड दिस इज नथिंग बट Q डॉट रो F डिवाइडेड बाई I। और Q डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो 50 मिलीमीटर क्यूब। डेंसिटी मैंने निकाला था 6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिलीमीटर क्यूब है एंड फेरेडेस कांस्टेंट है 96500 डिवाइडेड बाय करंट इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 200 आरपीएम। ये सानो दोस्तों, तो ये डेटा यहाँ पे गिवन है। करेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर 50 इंटू 6 इंटू 96500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2000। दोस्तों यहां से इसकी वैल्यू आती है दिस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 14.475। इज दैट क्लियर। और जैसे इक्विवेलेंट आता है तो हम क्या लिख सकते हैं 100% डिवाइडेड बाई ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ सॉरी 100 माइनस एक्स परसेंटेज ऑफ आयरन, 100 माइनस x% ऑफ ई ऑफ आयरन। करेक्ट है। ई ऑफ आयरन कितना दिया हुआ 28 में डायरेक्ट लिख दो प्लस x बाई ई ऑफ पी 6। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है 100 डिवाइडेड बाई दिस, दिया जाएगा 6.908। दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 6, 100 माइनस x इंटू 6 प्लस 28x डिवाइडेड बाई 28 इंटू 6। करेक्ट है दोस्तों। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 600 माइनस 6x प्लस 28x इज इक्वल टू की वैल्यू आ जाती है 1160.62। करेक्ट। इसको सॉल्व करें तो माइनस यहां से हो जाएगा 600 एंड डिवाइडेड बाई 28 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 22। तो इससे x की वैल्यू मिल गई दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 25.48%। करेक्ट। और यही पूछा गया था, यस और नो। तो यहाँ पे x का परसेंटेज कितना है, जो ये p मेटल है उसका परसेंटेज कितना है, दैट इज x%, सॉरी 25.48%। करेक्ट। तो दोस्तों ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन ना। अब इसके मैं कुछ कुछ समरी बता दूं दोस्तों इस प्रोसेस की। तो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल की अगर हम बात करें तो देन हियर वी यूज केमिकल एनर्जी, यस और नो। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, मैं सिर्फ केमिकल नहीं कहूंगा। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी दोस्तों यहाँ पे यूज होगा।
करेक्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोड ऑफ मेटल रिमूवल, तो यहाँ पे होता है आयन डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट है दोस्तों. यहाँ पे जो मोड ऑफ मेटल रिमूवल है, बेसिकली हियर द मोड ऑफ मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस ड्यू टू आयन डिस्प्लेसमेंट. इज इट क्लियर? Correct. Now, if we talk about some important points more, तो दोस्तों अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है. और इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज फॉर मेकिंग टरबाइन ब्लेड्स. टरबाइन ब्लेड्स बनाने काम आता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर कटिंग ऑफ वेरी, इट इज यूज फॉर मेकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स. कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को. करेक्ट है. तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों. Now if we talk about the electrolytes, something about electrolytes, then you can see here, or even we can say properties of electrolytes. Properties of electrolytes. तो क्या होना चाहिए दोस्तों? The electrolyte must be having, it must be having chemically stable, it must be chemically stable, correct, low surface tension, low surface tension, low viscosity, correct, low coefficient of thermal expansion, non-toxic, नॉन कोरोसिव. करेक्ट. तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट की. करेक्ट है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन क्या है? तो इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन इट एक्ट एज ए कंडक्टिव मीडिया बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस. इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस के बीच में एज ए कंडक्टिव मीडिया का काम करता है, which enables electrolysis process. Is it clear? And now if we talk about limitation of this process, limitation of the process, so simply you can say insulating material cannot be, non-conductive material cannot be cut by this process. Cannot be machined. करेक्ट है. नॉन कंडक्टिव मटेरियल की आप मशीनिंग दोस्तों इससे नहीं कर सकते. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ द प्रोसेस. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते चलो दोस्तों. द नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस. And in short it is named as EBM process, electron beam machining process. Now you can see here in this process, first you remember one thing, for this electron beam process vacuum chambers are required. Correct. तो याद रखना, for electron beam machining process vacuum chambers is necessary. Is it clear?
So suppose you can say this is vacuum chamber, and in this chamber here I am going to put our workpiece. This is our workpiece, and in this chamber here we have a cathode ring. सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों? Here we have a cathode ring, and here we have a filament. This is cathode ring and this is filament, correct? यहाँ पे एक ऐसा filament होता है, ठीक है दोस्तों? Now you can see here, nearby this, here we have a electromagnet. These are electromagnets, correct? And now if we see its connection, then you can see here this cathode ring and this electromagnets are connected with some power source, correct? This is power source, and this cathode is connected with negative terminal, and this electromagnets are connected with positive terminals, करेक्ट? तो जैसे आप करंट सप्लाई करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे होगा क्या कि इन दिस जोन हियर वेरी हाई हीट विल बी जनरेटेड ड्यू टू दिस फिलामेंट. दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. और ये किसका बना होता है दोस्तों? दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन and this is electromagnet, and these electromagnets produces a positive field, positive electromagnetic field, yes or no? And because of this the electron particles are accelerated, yes or no? जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप करंट सप्लाई करोगे, कैथोड रिंग में जो ये फिलामेंट लगा हुआ है ये हीटेड होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स में बी इमिटेड. और कैथोड से जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो ये कैथोड यहाँ पे जो आपके पास एनोड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ये इसको बहुत हाई स्पीड से दोस्तों क्या करेंगे, एक्सिलरेट कर देंगे टुवर्ड्स द वर्क पीस, यस और नो? एंड in between here we have few more electromagnets, and the function of these electromagnets is nothing but here we have few accelerating electromagnets as well as some focusing electromagnets, करेक्ट है? यहाँ पे कुछ फोकसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे जो इस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेंगे दोस्तों, फोकस करेंगे. मतलब इसको आप हाथ से पकड़ के तो इधर उधर घुमाओगे नहीं, पोजिशनिंग करोगे नहीं. तो विद हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वी कैन फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम टुवर्ड्स द वर्क पीस, यस और नो? करेक्ट है? तो इसे कहते हैं हम फोकसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इज इट क्लियर? करेक्ट. नाउ यू कैन सी हियर, ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों? और इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कहते हैं हम फोकसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, करेक्ट? एंड दीज आर कॉल्ड एज लोकेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इनका काम है लोकेट करना, इनका काम है फोकस कराना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बीम को. और यहाँ पे जो ब्लू कलर की दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन बीम.
तो इसे ऑटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मेथड कहते हैं। करेक्ट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है ड्यू टू ऑटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है। करेक्ट है। जैसे आप दोस्तों करंट सप्लाई करोगे तो इस करंट की वजह से क्या होगा, ये फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होते ही ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट होके बाहर निकलेंगे, और जैसे फ्री होते हैं यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इमीडिएटली ये फोकस, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है इनको एक्सीलरेट करके वर्क पीस के ऊपर फोकस कर देते हैं दोस्तों। और जैसे ये हाई एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन इस वर्क पीस से कोलाइड होंगे, immediately entire kinetic energy of these electron particles is converting into heat energy, and that further heat energy is used for removal of the metal. yes or no? मेटल को मेल्ट करने के लिए फर्दर यूज होंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो वर्क पीस होता है उसे हम ग्राउंडिंग से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक दिस। इज इट क्लियर? एंड दिस इज वैक्यूम चैम्बर, जिसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। दिस इज वैक्यूम चैम्बर। करेक्ट। और समटाइम्स इनसाइड दिस चैम्बर, इस चैम्बर के अंदर वाली वॉल में यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। क्यों ऐसे कोटिंग कर देते हैं? क्योंकि जनरली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम है ये स्कैटर्ड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है ये सिर्फ फिर से रिफ्लेक्ट करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस होल प्रोसेस कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस। और यहाँ पे अगर मैं इसकी समरी की बात करूं, मैं ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा दोस्तों। यू कैन सी हियर, इसकी मैं समरी की बात कर दूं सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी की, दोस्तों अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो सिंपल से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रहा है। यस आर नो? एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटल रिमूवल की अगर हम बात करें तो क्या होगा ये? तो ये होगा थर्मल एनर्जी। करेक्ट है, थर्मल एनर्जी यहाँ पे यूज होती है दोस्तों। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट मोड ऑफ मेटल रिमूवल, तो यहाँ पे कौन सा मोड यूज होता है मेटल रिमूवल के लिए दोस्तों? मेल्टिंग एंड इवापोरेशन। इज इट क्लियर? मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन। करेक्ट, दिस एनर्जी, दिस मोड ऑफ metal removal takes places or not. And now if we talk about application, तो दोस्तों बेसिकली इस प्रोसेस को यूज किया जाता है मेकिंग ऑफ फॉर मेकिंग ऑफ माइक्रो होल्स, नैरो स्लॉट्स, नैरो स्लॉट्स। करेक्ट है दोस्तों? करेक्ट, माइक्रो होल्स, नैरो स्लॉट्स, इन सबको बनाने के लिए दोस्तों स्पेशली इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज किया जाता है। करेक्ट है। एंड इन दिस प्रोसेस हीट अफेक्टेड जोन इज वेरी वेरी लो। मतलब क्या होता है, अगर आप इससे मेटल कटिंग करोगे तो पड़ोस का जो मेटल जहां पे कट रहा है उसके पड़ोसी मेटल को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहीं पे मेटल कटिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो हीट अफेक्टेड जोन होता है दैट इज वेरी लो होता है। यस आर नो? करेक्ट है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों। तो ये वैक्यूम याद रखना, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वैक्यूम ही पूछा जाता है। और इसका एक लिमिटेशन की अगर मैं बात कर लूं, इस प्रोसेस के लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नॉन कंडक्टिव मटेरियल, अगेन नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन नॉट बी मशीन। करेक्ट, नॉन कंडक्टिव मटेरियल को आप इससे कट नहीं कर सकते हो। करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन कंडक्टिव मटेरियल में ट्रेवल नहीं कर पाई। करेक्ट है। Similarly, in same manner, here we have one more process, that is LBM, laser beam machining process.
और इसे शॉर्ट में कहा जाता है LBM, लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस। करेक्ट है दोस्तों। अब इस लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस की बात करो, देखो कैसा होगा ये। करेक्ट। नाउ चलिए यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं इसकी कहानी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। These are the laser beam. Correct. So yes, you can see here this is focusing lens. क्या कहेंगे इसे हम? Correct. Now you can see here. Correct. Here we have a filament xenon flash lamp बोलते हैं इसको, ठीक है। And this xenon flash lamp is connected with power source. Correct. And you can see here. Okay. Now this is called as ruby rod. Okay, let's see. This is xenon flash lamp.
करेक्ट। And these are laser beam, and here we have partially reflecting mirror. करेक्ट। तो ये कुछ ये सेटअप है, ठीक है दोस्तों। नाउ इफ व्हेन यू सप्लाई पावर थ्रू दिस पावर सोर्स, then with the help of this ruby rod, the laser beam will be generated, and this laser beam is initially passes through this focusing lens, and through this the whole beam is concentrated at a very small narrow zone, yes or no? And this concentrated beam is, when this concentrated beam is focused on the workpiece, then we know that these laser beams are having very high energy, and this energy is concentrated at a very small zone, then it causes the melting, yes or no? इस जोन में क्या होगा दोस्तों? इस जोन में हमें melting मिलेगा, and because of this melting we can remove the material, yes or no? So again you can see here in this process the mode of metal removal is nothing but that is melting, yes or no? And कैसे melting होगा, ये heat कैसे produce होगी? Then this heat is produced by high intensity laser light, yes or no? High intensity laser light से हम heat generate करते हैं, and that heat is used for melting the material, yes or no? So now if we talk about its summary, then you can see here, if we talk about source of energy, then here we can write this is electrical energy. तो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू सम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, yes or no, which are used for metal removal. Is it clear? करेक्ट है। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी दोस्तों? हाई इंटेंसिटी, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लेजर लाइट, yes or no? हाई इंटेंसिटी रेडिएशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एंड थ्रू दिस द मेटल रिमूवल टेक्स प्लेस, एंड इफ वी टॉक अबाउट मोड ऑफ मेटल रिमूवल, then simply melting and evaporation is the basic mode of this MRR, mode of metal removal, correct है दोस्तों? Now if we talk about its application, so again the application of this laser beam machining process is same as the electron beam machining process. यहाँ भी दोस्तों जो हमारा मेटल रिमूवल होगा, सॉरी, जो हम इसे हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग ऑफ माइक्रो होल्स, narrow slots, करेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, और वो एडवांटेज क्या है कि नॉन कंडक्टिव मटेरियल कैन बी कट बाय दिस प्रोसेस। नॉन कंडक्टिव मटेरियल को भी आप इजीली इससे कट कर सकते हो, विच कैन नॉट बी कट बाय द ईबीएम प्रोसेस, बट हियर वी हैव सम लिमिटेशन। और लिमिटेशन क्या है दोस्तों कि हाई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कैन नॉट बी कट, करेक्ट। हाई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल cannot be cut by the process, by the LBM process, करेक्ट है दोस्तों।
तो हाई रिफ्लेक्टिव मटेरियल को आप नहीं कट कर सकते, करेक्ट। तो दिस इज द ऑल अबाउट द लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस, इज इट क्लियर? नाउ अब चलो यहाँ पे समरी देखते हैं दोस्तों, करेक्ट है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ पूछा जाता है मोड सीक्वेंस ऑफ मेटल रिमूवल रेट एंड सीक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, इज इट क्लियर? तो सबसे पहले अगर मैं एमआरआर की बात करूं, करेक्ट है, सीक्वेंस ऑफ एमआरआर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए? तो इसको मैं कुछ इस तरीके से याद करके रखा हूं, आप भी इसे देख लो, या आप अपना भी कोड बना सकते हो या मेरा ये कोड यूज कर सकते हो, दैट इज PCD UAEL। ये मैंने कोड बनाया था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमआरआर, करेक्ट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमआरआर, मतलब मैक्सिमम एमआरआर किसमें मिलेगा? दिस इज प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्रोसेस, PAM। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब मैं आपको वेल्डिंग पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा वेल्डिंग क्या होता है, वही सेम यहाँ पे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के फॉर्म यूज होता है। एंड C for electrochemical machining, D for electric discharge machining, and U for USM ultrasonic machining, and A for AJM machining, abrasive jet machining, and E for electron beam machining, and L for laser beam machining, करेक्ट है। तो ये मेरा सीक्वेंस है दोस्तों, और ये मेरा कोड है PCD पिच सर्कल डायमीटर, आप ऐसे याद रख सकते हो, PCD पिच सर्कल डायमीटर, यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, और आखिरी में बचा एल, करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रोसेस को याद कर सकते हो, एंड दिस शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट, yes or no? Now if we talk about specific energy consumption, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का अगर हम सीक्वेंस देखें दोस्तों, तो सबसे पहले इनको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नंबर आपको याद रखना है 7, 764 याद रखना है, फिर 23, देन 15। अब मेरे लिए तो ये डिफरेंट था वे कि मैं कैसे याद रखा था। ये 764 नंबर की बस है जो दिल्ली में बहुत चलती है, IIT के पास में, करेक्ट है। और IIT दिल्ली से मैं पास आउट होता, उसके बाहर ही ये बस चलती थी, तो मुझे याद हो गया था 764 नंबर की बस, करेक्ट। तो 764, 23 सुभाष चंद्र बोस का हैप्पी बर्थडे है, एंड जब इतनी आजादी की बात कर ही रहे तो 15 अगस्त। तो कुछ इस तरीके से मैंने याद किया था दोस्तों, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, करेक्ट है। तो 7 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? EBM प्रोसेस, करेक्ट है। 6 का मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सीक्वेंस, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। 4 5 6, अब 7, ठीक है ना। तो 7 मीन्स LBM नॉट EBM, लेजर बीम मशीनिंग 7, देन EBM, देन 4 नंबर है USM का, देन 2 नंबर है दोस्तों ECM, 3 नंबर है EDM, एंड 1 जो नंबर है यहाँ पे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, एंड 5 नंबर है दैट इज AJM, करेक्ट है दोस्तों। तो ये सीक्वेंस है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, करेक्ट है। तो आपको क्या करना है? PCD याद रखना है, UAE याद रखना है, L। तो यहाँ से सीक्वेंस मिल गया 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर दो, फिर आपसे यहाँ से 764 23 15 ये नंबर याद कर लो, तो आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। और इन सीक्वेंस से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो अब ऐसा मतलब ये नहीं कि ये जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आपसे पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो इसका रिवर्स करके आंसर देना, यही आंसर मत दे के चले आना, ठीक है। जनरली यहीं पे स्टूडेंट रट के जाते हैं, फिर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, आपको क्या करना है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना, MRR डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इज इट क्लियर? MRR यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, स्पेसिफिक एनर्जी भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी आंसर दो
तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना, लेकिन आप देखना कि आपसे क्वेश्चन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग में पूछ रहा है तो इसका रिवर्स कर दो, और अगर डिक्रीजिंग पूछ रहा है तो आप एज इट इज आंसर दे सकते हो। करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। करेक्ट है। अगर आपने अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्लास के बारे में वो टाइम से मिल सके। अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो बाय यूजिंग माय प्रोमो कोड दैट इज MSS10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल सके और आप इजिली इसको सब्सक्राइब भी कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ